हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम मेरी डॉक्टर नीता शर्मा की ये क्रैश कोर्स की जो क्लास है आपकी, यानी आपके मेक फ्यूचर की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के तौर पे जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, उनकी जो क्लासेस हैं ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पर्पस के लिए कि आपका रिवीजन हो जाए, आपको सारी चीजें डिटेल में स्टडी करने के लिए मिल जाए, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। जी हाँ, ये जो होता है ना बेटा, क्रैश कोर्स जो होता है ये हम कह सकते हैं कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले हम इसकी जो क्लासेस स्टडी करते हैं, इसके अंदर सारी डिटेल्स जो होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे नहीं मिल पाती। लेकिन हम यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स हर एक टॉपिक की, अच्छे डायग्राम्स, अच्छे एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके फायदे के लिए है, आपका वीडियो है ये जो है, आप इनको स्टडी करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। कोई डाउट है तो फिर अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर जो मिड के अंदर पहुंच चुका है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि लैंगिक जनन किसमें, पुष्पीय पादपों में। ठीक है, अब इसमें बच्चों हमने काफी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे कि फूल क्या, पुष्प क्या होता है, पुष्प की संरचना कैसी होती है, यानी कि फ्लावर क्या होता है। इसमें फिर हमने स्टेमन पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टेमन के इंटरनल डायग्राम पढ़े थे कि जो एंथर होता है उसका टीएस कट आउट करते हैं तो वो किस टाइप से दिखाई देता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी बच्चों। इसके अलावा हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस किया था, जो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बोर्ड के हिसाब से मैंने बताए थे आपको। अब इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है वो है पॉलिनेशन। जी हाँ, तो चलिए पॉलिनेशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि परागण स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो मजेदार फॉर्म में हम आ गए हैं हमारे परागण यानी कि पॉलिनेशन के ऊपर। देखिए भाई, एक जगह से दूसरी जगह जब आप परागणों का ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है एक जगह से दूसरी जगह आएगा, यानी वर्तिकाग्र पे आएगा या स्टिग्मा पे आएगा, तब उसे अपन क्या कहते हैं, उस ट्रांसफर को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, यानी परागण कहते हैं। यानी कि पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को परागण कहते हैं। जी हाँ, ठीक है, यानी कि एंथर के अंदर से क्या निकला, पॉलन ग्रेन निकला, यानी पराग कोश में से क्या निकला, परागण निकला। ये जब ट्रांसफर होता है वर्तिकाग्र पे यानी कि स्टिग्मा पे। ठीक है, जैसे कि ये देखो भाई, हम कलर चेंज करते हैं पहले। तो ये देखो, ये आपका परागण है, ये बढ़िया 3 सेल वाली कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, ये आपके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्त्री जनानंग पे जाएगा, और वो भी वर्तिकाग्र पे जाएगा जो स्टिग्मा कहलाती है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इस ट्रांसफर को क्या कहेंगे हम, इस स्थानांतरण को अपन कहते हैं पॉलिनेशन। ये इंपॉर्टेंट, हाफ मार्क्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये बकायदा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है पॉलिनेशन का। देखिए, परागण के बारे में हम आपको ये कह सकते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो अपने आप नहीं जा सकते, उन्हें किसी मीडियम की या किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको मीडियम कौन दिख रहा है, इंसेक्ट। जी हाँ, ये जो आपकी मधुमक्खी है ये एक मीडियम का एजेंट की तरह काम कर रही है। इसके पैरों में क्या है, देखो परागण चिपके हुए हैं। तो जब एक फूल से परागण लेकर गलती से इसके पैर में चिपक गए, ठीक है, तो ये परागण जो है जब वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाएगी तो वहां पे ये पॉलन ग्रेन डाल देगी। ठीक है, क्योंकि ये नेक्टर के लिए यानी कि जूस के लिए जो होता है, पुष्प का जो होता है रस, उस रस को लेने के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प की तरफ जाती है, और इसके पैरों में खूब सारे क्या लग जाते हैं, परागण लग जाते हैं। तो ये अपने पैर क्या है, साफ करते रहते हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन पुष्प पे अपने परागण निकाल देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एजेंट है। अब ऐसे ही एजेंट्स की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो हमारा ये टॉपिक कि पॉलिनेशन जो होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये ट्रांसफर का मीडियम है, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वपरागण और एक होता है क्रॉस परागण, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बच्चों सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम देती हूँ। ये देखो, ये फीमेल यानी कि स्त्री वाला पार्ट है,
ये मेल यानी कि ये नर पार्ट है। एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प की बात कर रही हूं, अगर इसका पॉलन ग्रेन यानी इसके परागण इसी की वर्तिक्राग्र यानी स्टिग्मा पे पहुंच गया, कहीं और नहीं गया, इसकी खुद की ही वर्तिक्राग्र यानी स्टिग्मा पे चला गया, तो इसे कहते हैं अपन सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वयं के साथ परागण करना। स्वयं के पुष्प में ही चीजें अवेलेबल है तो ये दूर क्यों जाएगा, ठीक है। इसके अलावा होता है क्रॉस। क्रॉस में क्या होता है, बाउंड्री क्रॉस करके जाना। इस डायग्राम में क्रॉस पॉलिनेशन दिखाया गया है कि इसका जो परागण है वो किसी दूसरे पुष्प पे चला गया। कैसे गया, लेकिन जैसे भी गया दूसरे पुष्प की वर्तिक्राग्र पे चला गया यानी स्टिग्मा पे चला गया, तो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी ना इसने, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे चला गया ना, तो इसे अपन क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको समझ में आ गया ना सेल्फ में और क्रॉस में क्या डिफरेंस है। एक इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूं कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक ऐसे पुष्प का नाम बताओ, ऐसे फ्लावर का नाम बताओ जो पूरी तरीके से सेल्फ ही कर सकता है, उसमें कभी क्रॉस पॉलिनेशन होता ही नहीं। तो बताओ वो कौन सा होता है, वो होता है मटर का पुष्प यानी कि पी प्लांट का फ्लावर। पी प्लांट का फ्लावर आपने 11th में स्टडी किया होगा कि जो पी प्लांट का फ्लावर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। उनका जो फ्लावर होता है वो बंद फ्लावर होते हैं, क्लोज फ्लावर होते हैं। तो उनमें फीमेल और मेल दोनों ही फ्लावर के अंदर है और उनका जो मुख है ऊपर से बंद है, पूरे फ्लावर का जो मुंह है ऊपर से बंद है, तो किसी दूसरी जगह का पॉलन ग्रेन अंदर एंटर नहीं हो सकता और जो अंदर वाला पॉलन ग्रेन है वो बाहर नहीं जा सकता। यहां पर अंदर ये क्या है, ब्लॉक है, पूरा फ्लावर ब्लॉक है। तो इसके खुद का ही मेल, इसकी खुद की ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। तो ये प्योर एग्जांपल है सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, ऑटोगैमी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑटोगैमी। क्रॉस का मतलब क्या होता है, एलोगैमी भी कह सकते हैं क्रॉस को, जिसमें अलग अलग पुष्प के साथ ये होता है। एलो मतलब अलग, ठीक है, इस तरह याद कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पी प्लांट है यानी कि जो मटर के फ्लावर हैं वो जो होते हैं प्योर सेल्फ पॉलिनेशन शो करते हैं, ठीक है बच्चों। अब अपन आगे बात करते हैं और देखो ये तो अपन ने क्लियर कर ही लिए, ठीक है। ये ऑटोगैमी मैंने बता दिया, सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं। इसके अलावा एलोगैमी क्या होता है, एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें भी मैं एक चीज बताती हूँ आपको, देखो ये मैं दो प्लांट बना रही हूं, ये दो पुष्प है, जैसे कि ये दोनों ही प्लांट किसके हैं, चाइना रोज के पौधे हैं। ये पहला पौधा और ये दूसरा पौधा। इस फ्लावर का यानी इस पुष्प का जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर पे चला गया, उसकी स्टिग्मा पे चला गया, वर्तिकाग्र पे चला गया। तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप क्रॉस पॉलिनेशन कहोगे या फिर इसे आप कह सकते हो जीनोगैमी। क्या कह सकते हो बच्चों, जीनोगैमी कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जो डायग्राम था ना, ये देखो ये क्या शो कर रहा है, ये जीनोगैमी शो कर रहा है। दोनों सेम चाइना रोज के हैं, एक जगह से दूसरी जगह चला गया पॉलन ग्रेन, तो ये जीनोगैमी यानी एलोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन। अब तो यहां पे बात क्लियर हो गई। एक चीज और बताती हूं, एक बात बतानी है मुझे। जैसे ये पूरा जो चार्ट है इसको अगर आप समझ गए तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं क्या है इस शब्द के बारे में बताऊंगी, गायटेनोगैमी के। ये क्यों है बताऊं, क्यों बताऊंगी, क्योंकि इसमें है ना आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन है वो बहुत पूछा गया है, गायटेनोगैमी की डेफिनेशन बताओ। गायटेनोगैमी में क्या होता है मैं बताती हूं। ये एक प्लांट है चाइना रोज का, ठीक है, गुलहर का जो है ये एक प्लांट है। इस एक पौधे पे ऊपर और नीचे दो पुष्प आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे पुष्प होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे दो पुष्प बना दिए हैं, दो फ्लावर बना दिए हैं। ऊपर का जो पॉलन ग्रेन है नीचे की स्टिग्मा पे चला गया, तो ये पॉलिनेशन हुआ। अब बताओ इसे सेल्फ कहेंगे या क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, दिमाग लगा के बताना। एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे गया है तो आप यही रिप्लाई करेंगे कि मैम ये क्या है, क्रॉस कर गया अपनी बाउंड्री, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। आपका आंसर सही भी है। लेकिन एक चीज और है बेटा कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं गायटेनोगैमी।
गाइटेनोगैमी जो शब्द है इसमें कहा जाता है कि ये एक कनेक्टिव लिंक है। इसमें प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन भी शो करता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी शो करता है। जी हां, ये सेल्फ और क्रॉस दोनों पॉलिनेशन शो करेगा ये वाला पौधा। जी हां, अगर एक ही पौधे पे ऊपर नीचे फ्लावर है और नीचे चला गया पॉलन ग्रेन, तो यहां पर इसे क्या कहेंगे अपन? क्रॉस पॉलिनेशन भी कहेंगे, क्योंकि इसने अपनी बाउंड्री क्रॉस करी। फंक्शनली ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन बच्चों, है तो एक ही पौधा, दो पौधे भी नहीं है, एक ही पौधा है। एक ही पौधे में जितने भी जीन्स हैं, इस फ्लावर में या नीचे वाले फ्लावर में, सारे जीन्स जेनेटिकली सब सेम है। तो जेनेटिकली ये एक ही पौधा दो फ्लावर रख रहा है, ठीक है। तो यहां पे इसे अपन क्या कहेंगे? इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी कहेंगे, क्योंकि जीन्स तो एक ही प्लांट के गए ना, दो तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे जेनेटिकली। तो ये इंटरनली क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन माना जाएगा, और एक्सटर्नली फंक्शनली के तौर पे क्या माना जाएगा? क्रॉस। तो आप ये कह सकते हो गाइटेनोगैमी का मतलब ये होता है एक ऐसा प्लांट जिसमें दो पौधे हैं, दो फ्लावर है जिनके बीच में पॉलिनेशन हुआ। तो इसमें फंक्शनली तो क्या है? क्रॉस, और जेनेटिकली क्या है? ये सेल्फ। तो ये दोनों ही शो करता है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि स्वयं परागण और क्रॉस परागण दोनों ही ये शो करता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आप सबको। तो गाइटेनोगैमी के बारे में अब हम यहाँ पे इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, तो यहां पर मैं इसको हटा देती हूं, ठीक है। अब हम सिर्फ सेल्फ और क्रॉस को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, क्रॉस पॉलिनेशन को तुमने जीनोगैमी एलोगैमी पढ़ लिया था, सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी आपने पढ़ लिया था कि सेम फ्लावर के अंदर ही ऐसा होता है, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन के क्या है? दो टाइप है, यानी कि जो एजेंट होते हैं। देखो बच्चों, एजेंट का मतलब मैंने बताया ना, वो जरिए जिनसे परागण एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ट्रांसफर करने का एक तो एबायोटिक जरिया है, जिसमें नॉन लिविंग चीजें लगेंगी, हवा और पानी, ठीक है। बायोटिक में क्या लगेंगे? जानवर जी हाँ, जैसे कि वो मधुमक्खी थी। तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर में विंड और वाटर, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली भी इसे कह सकते हो, तो ये मीडियम बनते हैं। जैसे गेहूं हुआ, ठीक है, व्हीट हुआ, व्हीट का जो फ्लावर है उसमें हवा जो होती है क्या बनती है? मीडियम बनती है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए। और इनमें जो पुष्प होते हैं ना बच्चों, इनमें जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे? देखो, जनरली फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें सेपल, पेटल, पिस्टल ये सब चीजें होती है। इसमें क्या होता है? फ्लावर में पेटल तो होती है छोटी, ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है बिल्कुल ब्रॉड, इस तरीके से बड़ा होता है, उसका स्टिग्मा क्या होता है? बड़ा होता है। और पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? नॉन स्टिकी होते हैं, कहीं भी नहीं चिपकेंगे, स्टिग्मा अपने आप उसको चिपका लेगी, ठीक है। और इनका वेट, पॉलन ग्रेन का वेट क्या होता है? लाइट होता है, थोड़ा हल्के होते हैं, और इसके अलावा लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, आराम से फ्लो करके हवा के थ्रू चले जाए, ठीक है। इसके अलावा स्टिग्मा इनकी ब्रॉड होती है ताकि वो कहीं से भी पॉलन ग्रेन को चिपका लेती है। तो ये इनका मॉडिफिकेशन होता है। और इनमें पेटल क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वाटर पॉलिनेशन के तौर पे अगर मैं बात करूं, इसमें दो प्लांट बड़े फेमस है, एक तो है जूस्टिया और एक है वेलिसनेरिया। जी हाँ, जूस्टिया के बारे में देखो, सुनो, सिंपल सी बात है। जूस्टिया और वेलिसनेरिया दोनों ही जो होते हैं पानी वाले प्लांट है। एक पानी के अंदर पाया जाता है और एक पानी के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। जो पानी के अंदर है उसमें पॉलन ग्रेन पानी के अंदर रहेगा ट्रांसफर होने के लिए, और एक जो पानी के ऊपर फ्लावर लटका हुआ है, मतलब तैर रहा है फ्लावर, जैसे लोटस होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है? पॉलन ग्रेन पानी के थ्रू ऊपर फ्लोट करते ही जाएगा दूसरे फ्लावर पे। तो इसमें इस तरीके से मेथड होता है हाइड्रोफिली में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर की। इसमें बायोटिक में क्या है? जितने भी जानवर हैं वो सब इसमें लगेंगे, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। जूफिली यानी एनिमल्स इसमें आ जाते हैं सारे। एंट्स के तौर पे माइक्रो मैक्रोफिली बोल सकते हो, कि जिसमें चींटियां जो मीडियम बन जाती है, उनके पैरों में क्या आ जाता है? परागण, पॉलन ग्रेन आ जाता है। एंटोफिली में क्या आता है? इंसेक्ट आते हैं। जनरली 80% जो होते हैं इंसेक्ट ही क्या होते हैं? मीडियम होते हैं। इसके अलावा चिप्टोफिली में कौन आता है? बैट यानी चमगादड़। मेलिकोफिली में क्या आता है? स्नेल।
ऑर्निथोफिली में क्या आती है, बर्ड्स यानी कि चिड़िया। ठीक है, तो ये सब क्या है, मीडियम बनती है। अब मैं मेरी बात सुनो, इसमें हमिंग बर्ड का एग्जांपल आएगा कि बड़े से फ्लावर में हमिंग बर्ड नेक्टर के लिए गई यानी जूस के लिए गई। ठीक है, तो इस तरीके से जूस के लिए जाती है तो गलती से ये पॉलन ग्रेन अपनी बॉडी पे चिपका के दूसरे फ्लावर पे ले जाती है। स्नेल भी चिपका देता है अपनी बॉडी में पॉलन ग्रेन। बैट्स भी क्या होते हैं, रात में निकलते हैं भाई, तो इनको व्हाइट ब्लॉसिंग जो फ्लावर होते हैं यानी कि चमकदार जो व्हाइट कलर के चमकते हुए फ्लावर दिखते हैं, तो उनकी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्रेग्रेंस की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं ये। एंटोफिली इंसेक्ट भी क्यों अट्रैक्ट होता है, एक तो कलर की वजह से कि फ्लावर बड़ा कलरफुल है। ठीक है, जो पुष्प है बहुत ही आकर्षित दिख रहा है। दूसरा फ्रेग्रेंस की वजह से, खुशबू की वजह से। तीसरा फूड यानी नेक्टर के लिए, जूस के लिए वो जाते हैं। और चौथा लास्ट है एग ले करने के लिए। ये जो यक्का और एमरफलस नाम के जो प्लांट है ना, यक्का और एमरफलस नाम के जो प्लांट है, इनमें क्या है 6-6 फीट पे ऊंचाई पर फ्लावर आते हैं। तो कोई भी इंसेक्ट 6 फीट पे अपना अंडा देने क्यों जाएगा, एग ले करने क्यों जाएगा, ताकि जो उसके बच्चे हैं वहां अंडे सुरक्षित रहें। क्योंकि नीचे तो अपन चलते रहते हैं, कोई भी जानवर है उनके अंडों को खराब कर सकता है। ठीक है, अपन नीचे के फूलों को तोड़ भी सकते हैं। तो कोई 6 फीट पे है, अगर कोई 6 या 7 फीट पे जो है ऊंचाई पे अगर कोई फ्लावर है, तो वहां तक कोई नहीं पहुंचता है। तो वहां पर ये इंसेक्ट क्या है, एग ले करने भी चले जाते हैं। जैसे यक्का और एमरफलस, मैं फिर से नाम बोल रही हूँ, आपके बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, वहां पे चले जाते हैं, एग ले करते हैं, और उसके बाद वहां पर क्या है, इनको जूस मिल जाता है, एग ले करने के लिए जगह मिल जाती है। इसके अलावा फ्लावर को क्या मिल जाता है, पॉलिनेशन के लिए एजेंट मिल जाते हैं कि इंसेक्ट आया, पॉलन ग्रेन भी साथ लेकर आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से सब सहयोग करके रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे अपने जो क्लियर हुए। अब बच्चों, ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी और ये भी कंप्लीट है। अडेप्टेशन बता ही दिया है मैंने आप सबको साथ में। विएबिलिटी देखो, अलग अलग तरीके के दिखते हैं पॉलन ग्रेन, तो इनके दिखने का तरीका अलग है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई हल्का, कोई मोटा। ठीक है, इसके अलावा हाँ, पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस। देखो, अगर हम बात करें स्ट्रासबर्गर की, एक है ना साइंटिस्ट हुआ करता था स्ट्रासबर्गर, जी हाँ, बर्गर, ठीक है, स्ट्रासबर्गर। तो ये जो है, इसने फर्टिलाइजेशन जो है वो डिस्कवर किया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। चलो अपन फटाफट से देखते हैं कि भाई परागण तो आ गया है वर्तिकाग्र पे, यानी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पहुंच चुका है। अब फर्टिलाइजेशन होगा कैसे, निषेचन होगा कैसे, तो देखो यहाँ पे निषेचन करने का जो तरीका बताया गया है, पहले तो अपन ने पूरे डायग्राम स्टडी कर लिया है। ठीक है, ये पूरे भी चीजें हमने पढ़ ली थी, एम्ब्रोसाक कैसे बनता है, सारी चीजें कैसे होती हैं। अब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, यानी इस टॉपिक को समझने के लिए बच्चों अपन ना एक डायग्राम ही निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले उससे पहले एक बीच में एक टॉपिक आ रहा है, आपके देखो क्लासेस में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज समझा देती हूँ कि जब कोई स्टिग्मा पे यानी वर्तिकाग्र पे, फिर ये स्टाइल हो गई, ये अंडाशय हो गया यानी कि ओवरी हो गई, कोई पॉलन ग्रेन यानी परागण आता है ना, तो जब वो अपनी पॉलन ट्यूब निकालता है, अंदर डालता है, जब ये ओव्यूल, ये ओवरी में जाएगा, पॉलन ट्यूब यानी परागनली ओवरी में जाएगी, तो यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल। ये आपको दिख रहा है ना ओव्यूल, ये ओव्यूल होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो परागनली की एंट्री को देखो, यानी पॉलन ट्यूब एंट्री कहां कर रहा है, माइक्रोपाइल से अगर एंट्री कर रहा है, माइक्रोपाइल से अगर एंट्री कर रहा है, मैंने माइक्रोपाइल पहले पढ़ा दिया था तुम्हें। ठीक है, माइक्रोपाइल से अगर कोई एंट्री कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं अपन, पोरोगैमी कहते हैं। अगर परागनली चलेगा वाले एंड से आ रही है, ठीक है, डायरेक्ट, तो उसे कहते हैं मीजोगैमी। और अगर कोई यहाँ इंटेगुमेंट से आ रही है तो मीजोगैमी, और अगर आपके चलेदा से होते हुए इंटेगुमेंट में आ रही है तो चेलेडोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री वाली चीजें हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, बस मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दी है इसके अंदर। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं अपन, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो यही डायग्राम देख लेते हैं अपन, है ना, ये देखते हैं, ये वाला थोड़ा ज्यादा क्लियर दिख रहा है। ठीक है, चलो ये डायग्राम देखते हैं। देखो पॉलन ग्रेन आया, परागनली यानी पॉलन ट्यूब बनाई, अंदर फर्टिलाइजेशन किया है इसने ओव्यूल के साथ। ठीक है, अब ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन करने के टाइम पर क्या होता है, मैंने तुम्हें उस दिन बताए थे कि इसमें जैसे कि सपोज करो ये ओव्यूल है, मैं फिर से बना रही हूं ये इस तरीके से,
और ये है अंदर, ये एम्ब्रोसैक है। ये क्या है? एम्ब्रोसैक। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 और बीच में एक सेल फ्यूज्ड जिसके केंद्रक अलग अलग है। तो इस स्ट्रक्चर को आप 7 सेल वाला यानी 7 कोशिका वाला और 8 केंद्रक वाला स्ट्रक्चर भी कह सकते हो एम्ब्रोसैक को, क्योंकि उसमें 7 कोशिकाएं हैं लेकिन केंद्रक कितने हैं? 8, क्योंकि इस एक कोशिका को जो 2 कोशिकाएं फ्यूज्ड हुई है तो एक कोशिका बनी है, इनके केंद्रक अलग अलग है। इसे पोलर न्यूक्लियाई कहा जा रहा है। मैंने कहा था माइक्रोपाइल की तरफ जो भी कोशिका होंगी उन्हें सिनर्जिड कहते हैं। उनके पास में एक्सेल होता है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती है और लास्ट में 3 क्या होते हैं? एंटीबॉडी सेल होते हैं जो चलेजा एंड की तरफ होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे कि पराग नली आई, पराग नली में 2 मेल केंद्रक आते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि कितने मेल न्यूक्लियाई होते हैं पोलर न्यूक्लियाई के पास? 2 होते हैं। दिखा दो चाहे तो आपको, देखो ऐसे यहां पर बताए थे ना 2 मेल न्यूक्लियाई। ये बड़ा भाई जो था इर्रेगुलर टाइप का, इसे ट्यूब न्यूक्लियस कह रहे थे, ये तो पोलन ट्यूब बनाने का काम करता है। ठीक है, ये जो है नीचे क्या है? मेल न्यूक्लियाई है। अब ये और ये यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा समझ लो, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है डबल निषेचन यानी कि दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इसे ट्रिपल फ्यूजन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, देखो ये जो आगे के 2 कोशिकाएं हैं, ये और ये, जिन्हें अपन क्या कह रहे हैं? सिनर्जिड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? सिनर्जिड। इनके अंदर देखो, मैं अलग से यहां बना रही हूं, इनके अंदर क्या होता है? फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। क्या होता है? फिलिफॉर्म एपरेटस होता है, जो एक प्रकार का रसायन यानी केमिकल निकालता है। तो यहां पर क्या है? केमिकल निकलेगा, जिससे पोलन ट्यूब यानी पराग नली अट्रैक्ट होती है, इधर ही मुड़ती है सीधे सिनर्जिड की तरफ। इनका सिर्फ यही काम होता है, फिर ये डीजेनरेट हो जाते हैं। उसके बाद एक एक करके ये जो मेल केंद्रक है ये नीचे उतरेंगे। तो पहला मेल केंद्रक जो है यानी फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई जो है, इसे क्या मिलेगी? अंड कोशिका मिलेगी यानी एक्सेल मिलेगा। ठीक है, जब इसे एक्सेल मिलेगा तो ये दोनों फ्यूज्ड होंगे, ये दोनों मिलेंगे। एक मेल केंद्रक यानी एक मेल न्यूक्लियाई एक अंड कोशिका से मेल कर रही है, मिल रही है, तो फिर क्या बनेगा? अपना फेवरेट जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। फिर एंटीपॉडल कोशिकाओं का देखो कुछ काम होता नहीं है, अपने आप में डीजेनरेट है, तो इनको हटा ही दो। ठीक है, ये 2 सिनर्जिड भी हट गए। अब यहां पे ये तो बन गया है जायगोट, और ये दूसरा मेल केंद्रक जो है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करने के लिए आ गया। अब बताओ कितने केंद्रक फ्यूज हो रहे हैं? यहाँ पे 3। पोलर न्यूक्लियाई के पास ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस होते हैं, 1 और 2, और जो सेकेंड मेल न्यूक्लियाई है ये भी आ गया। तो ये मेल कोशिका का आया, फीमेल के पास खुद के पास ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है, तो कितने न्यूक्लियस फ्यूज्ड हुए यहाँ पे? 3। तो इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और जो क्रोमोसोम इसके पास होता है, जायगोट तो होता है डिप्लॉयड, ये होते हैं ट्रिप्लॉयड नेचर के। क्या नेचर के होते हैं? ट्रिप्लॉयड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे बनता है एंडोस्पर्म। क्या बनता है? एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूट्रिशन बनता है। जो बीज होता है वो कई बार आपने देखा होगा आपके घरों में सीड बिल्कुल रिमेन रह जाता है कई सालों तक, क्योंकि उसमें क्या है? खुद का एंडोस्पर्म होता है, ये इसका खुद का न्यूट्रिशन है। डबल फर्टिलाइजेशन से बच्चे का खुद का न्यूट्रिशन बन जाता है। तो जैसे ये बीज बनेगा तो ये खुद का न्यूट्रिशन लेके पैदा होता है। कुछ बीज जो होते हैं, कुछ सीड जो होते हैं, इनके न्यूट्रिशन कई सालों तक चलते हैं, तो आपके घरों में ये बीज एज इट इज 10-10 सालों तक रह जाते हैं। लेकिन जब आप जमीन में ग्रो करेंगे तो फिर ये उस जमीन से न्यूट्रिशन लेंगे और फिर प्लांट बन जाएंगे। और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, वो अपना खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, तो उन्हें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसे कि मटर बहुत जल्दी आप देखो खराब हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात गेहूं की करेंगे, चावल की कहेंगे, आपके घरों में बहुत टाइम तक रह जाते हैं, काफी महीनों तक रह जाते हैं। दालें जो है महीनों तक रह जाती हैं, तो उनका एंडोस्पर्म काफी सॉलिड होता है, यानी अच्छा होता है, ज्यादा होता है। तो ये जायगोट यानी ये सीड बनेगा आगे जाके, और ये एंडोस्पर्म इस सीड का भोजन यानी न्यूट्रिशन बनेगा। इसका नेचर ट्रिप्लॉयड होता है 3n, इसका नेचर डिप्लॉयड होता है 2n। ठीक है, तो यहाँ पे देखा सीड बना, उसके ऊपर की कोटिंग जो होती है उसे सीड कोट कहते हैं। ये सीड के पास अपने आप में एक बच्चा है, ये एम्ब्रियो रखता है। ठीक है, और आगे जाके क्या बन जाएगा? प्लांट बन जाएगा। तो ये पूरा केस आपने क्या देखा? ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट है जो हमारा टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो ये आपने समझ में आ गया। अब चलो बीच में जो अपनी चीजें आई थी, देखो
ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या है? जब दूसरा मेल न्यूक्लियाई दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो एंडोस्पर्म यानी PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनता है, जिसका नेचर क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई यानी फर्स्ट मेल गैमेट एक्सेल के साथ फ्यूज करता है तो क्या बनता है? जायगोट, जिसका नेचर क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन मैंने देखो तुम्हें समझा दिया था। एंटीबॉडी सेल, सिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई, एक्सेल। दो मेल न्यूक्लियाई है यानी दो मेल गैमेट है। फर्स्ट मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा? एक्सेल से। सेकेंड मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इससे बनेगा जायगोट, इससे क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। देखो मैंने कहा ना, आप सबको बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट यहाँ पे अपन स्टडी करवा देंगे। और अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो हम कल स्टडी करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। आप सबने जो भी पढ़ा बिल्कुल उसको रिवाइज करते रहो बच्चों, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।